सही बोल रही थी, कह रही थी कि ये उसको बनाने के लिए होता है कैटेकोलामाइंस को, कैटेकोलामाइंस को बनाने के लिए नहीं यूज होता। बेसिकली कैटेकोलामाइंस ही कैटाबॉलिज्म के लिए होता है। एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेस तो पता है ना सबको क्या होता है, वो एसिटाइलकोलिन के साथ क्या करता है, हाँ, उसको डिग्रेड करके रीअपटेक कर लेता है। बिल्कुल इसी तरह ये नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को क्या कौन करता है, डिग्रेड और रीअपटेक कॉम्ट कर फॉर्म हमारे सिनेप्सेस। फॉर्म करता है। ब्रेन लेवल पे कौन करता है, हाँ, माओ करता है। तो ये बता रहे हैं फर्क अच्छा। कि ब्रेन अच्छा, लेवल पे ये ब्रेन काम माओ लेवल ने पे होगा माओ करती है, और ये वो पता करता माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ न्यूरॉन्स है। में अच्छा, प्रेजेंट होता है। चले नेक्स्ट। सर। तो ये है सोमाट्रिप्टिन। ये माइग्रेन के लिए यूज करते हैं कब? ये जैसे ही आपका हेडेक में जैसे स्टार्ट होगा ऑनसेट ऑफ हेडेक, तो आप फौरन सोमाट्रिप्टिन ले लेंगे, लेकिन इसका फौरन इफेक्ट नहीं होता, बल्कि थोड़ी देर में इसका असर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी डोज ले लें। ठीक है। अगर की डोजेज लिखी हुई है, ओरल है, ये सारी डोजेज लिखी है, इंटरनेशनल करती है, सबक्यूटेनियस की और ओरल की, ये तीनों डोजेज लिखी है। ठीक है। 71, योर पेशेंट इज टेकिंग एमिप्रामीन 25 mg, तो इसकी इंडिकेशन क्या होगी कि वो एक्सेसिव यूरिनेशन हो जाएगी। अगर जो जिसको हम इमिप्रामीन दे रहे हैं 25 mg, तो उसकी इंडिकेशन है कि उसको जैसे नॉर्मली डायरेक्ट देते हैं तो उसको भी एक्सेसिव यूरिनेशन स्टार्ट होती है ना, तो इसी तरह एक्सेसिव यूरिनेशन होती है इसमें। 72, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लूजेस ऑफ पोटेशियम। इसमें हाइपोकैलमिया का बताया हुआ है कि प्रोलॉन्ग डायरिया और वॉमिटिंग होती है। तो उससे क्या होता है कि कैल्शियम से आपकी सारी लॉस हो जाता है। ठीक है। और ये जैसे डायरिया हो गया, वोमिटिंग, उसकी सारी कंडीशन लिखी है इसमें। सब में हाइपोकैलमिया होती है, क्रॉनिक लैक्टेटिव अब्यूज हो गया, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, कोई सा भी ऐसा इन्फेक्शन जो आपको डायरिया करवाए, आपको लॉसेस करवा, तो ये सब क्या करते हैं आपको करिए। 73 नहीं है, 74 विच इज इनकरेक्ट फॉर कैम्फर। कैम्फर क्या है? ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। ये एक यूरेटिक मिक्सचर है कैम्फर। जैसे लो टेम्परेचर पे जो चीजें मेल्ट हो जाती है ना, उनको बोलते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर, उसमें आता है कैम्फर। और इसी की तरह दूसरे एग्जाम्पल है फिनोल, मेंथोल, थाइमोल और फेनाइल सैलिसिलेट एंड पीनासेटिन। ये सब क्या है? यूटाइटिक मिक्सचर है जो लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती है। ठीक है। 75, जो वो पेशेंट जो एंटीबायोटिक ले रहे हैं, उसमें कौन कौन से वो आए फ्लैशेस, रश, कौन सी एंटीबायोटिक होगी वो नॉर्मली, जो रेड मैन वाली बताई थी, रैशेस वगैरह थे, वो में से। ठीक है। 76, विच ड्रग हैज एक्टिव मेटाबोलाइट? कोडीन होती है। कोडीन का एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है? मॉर्फिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है। 77, विच ड्रग डज नॉट एक्टिव नेकोटिन? डायरेक्ट ब्रेन बैरियर से क्रॉस कर लेता है, उसका कोई एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं है। विच ड्रग इज प्रोडक्ट? ये पेनिक्लोविर इज, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है वो पेनिक्लोविर है। ठीक है। 79, व्हाट नॉट पार्ट और सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन का पार्ट, सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारी चीजें मौजूद होती है, लेकिन ग्लूकोज सेल मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं। तो उसमें डिफरेंट चैनल्स वगैरह मौजूद होते हैं। ठीक है। लेकिन ग्लूकोज का उसमें से कोई पार्ट नहीं है सेल मेम्ब्रेन में। 80, व्हाट व्हाट इज नॉट मेजर बाय इम्यूनो, जो ये इम्यूनो एक्सप्रेसिव इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं यूज करते थे, बल्कि डिफरेंट जो वो है, जैसे यूरिन के वो होता है, यूरिन टेस्ट वगैरह जो होते हैं उसमें हम इम्यूनाइजेशन को लेकर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं। 81, व्हाट आर गोल्जी न्यूक्लियस न्यूक्लियस कनेक्टेड डायरेक्टली? तो ये जो गोल्जी न्यूक्लियस है वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो मतलब जो स्मॉल स्मॉल हमें वो मिलते हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसको हम बोलते हैं गोल्जी न्यूक्लियस। ठीक है। अ, वो डायरेक्टली इससे कनेक्ट हुए होते हैं। राइबोसोम से नहीं हो जाते, माइटोकॉन्ड्रिया से भी नहीं हो जाते, बल्कि किससे होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। द एबंडेंट ऑफ सेल ब्लड सेल्स, ब्लड वॉल्यूम अगर हम ले तो उसमें ब्लड सेल कितने होंगे? 45% होंगे। 45% ब्लड सेल्स होंगे। 83, द पॉसिबल टू गेट एलर्जिक रिएक्शन विद सेफलोस्पोरिन। और ये वो एलन नसर वाला ये है कि सेफलोस्पोरिन आफ्टर सेम रिएक्शन व्हेन यूजिंग, कितने परसेंट चांसेस है कि जिसको पेनिसिलिन
की एलर्जी हो उनको सेफोलोस्पोइन के 4 to 10% चांसेस है। तो जिनको पेनिसिलिन की रिएक्शन आए थे वही सेफोलोस्पोइन लेके आए। ठीक है। 84 विच एंजाइम इज फर्स्ट एवलेटेड इन एमआई, ये भी बताया। ट्रोपोनिन पहले, सबसे पहले एंजाइम है ट्रोपोनिन, फिर सीखे, फिर एलडीएच। सबसे पहले ट्रोपोनिन है जो फर्स्ट एलिवेटेड होगा एमआई। अच्छा 85 विच ड्रग इज सेफली आईवी, आईवी में हम कौन से सैल्ब्यूटामॉल देते हैं आईवी इंट्रावेनस। ठीक है। तो 86 परसेंटेज बताएंगे आई प्रिपरेशन की प्रिजर्वेटिव सारे। ठीक है। ये सारे की प्रिपरेशन में बताइए कौन कौन से प्रिजर्वेटिव किस परसेंटेज के यूज होते हैं। ठीक है। जैसे ये पहला है क्लोरहेक्सिडीन, ये इसका क्वेश्चन में 0.01% हम प्रिजर्वेटिव के इन आई प्रिपरेशन यूज करते हैं। इसी तरह की बाकी सारे लिखे हुए हैं। क्लोरोसिरॉल 0.1, बेंजाइल अल्कोहल क्लोराइड की 0.5, ये सारी हम आई में ये लेते हैं। वजाइनल में अगर हमें प्रिजर्वेटिव के तौर पे लेना है तो वो तो 0.1 लेंगे। ओरल अगर प्रिजर्वेटिव कोई ओरल ड्रग है तो उसमें कितने 0.2 लेंगे परसेंट। ठीक है। अगला है तो 87 फॉर्मेट्रोल का ऑनसेट बता रहा है 2 to 3 मिनट होता है, क्योंकि ये फॉर्मेट्रोल लाभा है लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है। 88 विच इज यूज इन एस्थमा प्रिवेंशन, एस्थमा की प्रिवेंशन के लिए हम क्या देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। 89 व्हाट आर ट्रांसप्रेज लोकेटेड इन द सेल, ये जो कौन कौन से ट्रांसप्रेज, दो किस्म के ट्रांसप्रेज है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें होते हैं, इसमें कौन सा ट्रांसप्रेज होता है ग्लूकोनाइल ट्रांसप्रेज, और गोल्गी बॉडीज होती है जिसमें कौन सा ट्रांसप्रेज होगा सल्फोनाइल ट्रांसप्रेज। ठीक है। ये दोनों ट्रांसप्रेज मौजूद होते हैं सेल्स के अंदर। तो अब मुझे ये समझ नहीं आता इसमें ए बी सी डी, इसमें तो ए ऑप्शन होगा क्या पता ए और बी का, तो इसलिए दोनों ऑप्शन है। इन्होंने 90 विच दोनों ड्रग, क्लियर कर दिया कि अगर ये आए तो उसको ईआर कर दो और अगर ये आए तो उसको गोल्जी कर दो उसका। हाँ पॉलिसी पर। ठीक। कौन से स्पेसिफिक बता दिए कौन से ट्रांसपोर्ट किसमें मौजूद। तो 90 विच ड्रग डोज एडजस्टमेंट नीडेड इन स्मोकिंग, हम जब स्मोकिंग के लिए अगर हमें ये जो सिंपल ड्रग दे रहे थे ट्रांसफरेज आ रहा है तो फिर दोनों आएंगे। नहीं, दोनों आएंगे, नहीं ग्लूकुरोनाइल मैंने बोला ट्रांसफरेज बोल रहे हैं तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेंगे। अगर एंडोप्लाज्मिक नहीं नहीं, रेटिकुलम नहीं अगर मौजूद लिखा हुआ होगा। है कि where, अगर आया कि अगर ट्रांसफरेज मौजूद है कौन से पार्ट में, तो हम बता देंगे गोल्जी और ईआर में। लेकिन अगर पूछे कहाँ पर मौजूद है, ईआर में कौन से वाले मौजूद है, तो फिर वो स्पेसिफिक पूछे। सही। ठीक है। नहीं, जो क्वेश्चन है करंट क्वेश्चन है उसका ए और बी आएगा उसके अकॉर्डिंग। अगर जी जी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा ना तो हम ग्लूकुरोनाइल के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेंगे चूज, और सल्फोनाइल के लिए गोल्जी अगर देखिए एज इट इसमें इज ही देखो पूछा है तो फिर वो दोनों ही एंडोप्लाज्मिक, ठीक आएंगे है, ना। अब वो यही दोनों तो पूछ रहे कि आएंगे इसमें अगर एज इट फिलहाल इज ए पूछा है तो फिर आएगा, वो दोनों आएंगे। लेकिन इसमें तो फिलहाल ए और बी आएगा, ए और बी का ऑप्शन नहीं है। हाँ वो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है ना, तो वो अगर एज इट इज ही हम्म, पूछेंगे तो फिर ये दोनों ही ऑप्शन आएंगे। जी अगर जी जी। स्पेसिफाई करते हैं तो फिर वो ई आर और गोल्जी में जाएंगे। ठीक है। ये जो ड्रग्स है इनके डोज एडजस्टमेंट कराएंगे। ये सारी क्लोंजापिन, ये सारी एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स है। ठीक है। और ये थियोफाइलिन और एम्नोफाइलिन, ये क्लोंजापाम और ओlanzapine तो वो है एंटीसाइकोटिक। अगर हम स्मोकिंग को स्टॉप करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी कि उसकी डोज एडजस्टमेंट कर सकें। ठीक है। क्लोंजापिन और ओlanzapine आर एग्जांपल ऑफ ड्रग क्योंकि मेटाबोलाइज होते हैं साइटोक्रोम 1A2 से, एंड नॉन स्मोकर माइट नीड टू 50% लोअर स्टार्टिंग डोज। अगर नॉन स्मोकिंग बंदा है तो हमें 50% लेस, मतलब अगर हम किसी को 100 mg दे रहे हैं तो हम उसको 50 mg से स्टार्ट कर सकते हैं अगर नॉन स्मोकिंग पर्सन है। और अगर स्मोकिंग पर्सन है तो उसको फिर हम 100 mg से स्टार्ट करेंगे जो स्मोकिंग कर रहे हैं। ठीक है। आगे क्या है। 91 विच ड्रग यू एडवाइज टू बी टेकन विद फूड, कौन सी ड्रग्स है एमोक्सिसिलिन को फूड के साथ ले लेते हैं, बल्कि आइसोट्रेटिनोइन को हम फूड के साथ ले लेते हैं ताकि उसकी अब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। 92 व्हाट इज द यूजुअल नेम ऑफ ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ये हमारी ड्रग इंटरेक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन होती है ना। नेम ऑफ ड्रग ड्रग इंटरेक्शन व्हेन वन ड्रग इंड्यूस द मेटाबॉलिज्म ऑफ अनदर ड्रग,
This is called pharmacokinetic drug interaction. 93. Which of the offer pair is the example of metabolism inhibition? ये जो ये वाली है ना एरिथ्रोमाइसिन और वेरापेमिन, ये मेटाबॉलिज्म इनहिबिशन मतलब एरिथ्रोमाइसिन देंगे तो मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएगा वेरापेमिन का। ठीक है, ठीक है। 94. विच इज नॉट इनहिबिटर साइटोक्रोम 2d6, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 2d6 तो इनहिबिटर नहीं है। और व्हाट इज हम साइटो ड्रग इंटरेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें इंड्यूसर और इनहिबिटर का कॉलम से पहले पेज पे, तो उसमें कि इनहिबिटर नहीं कराता बल्कि ये मेरे ख्याल से इंड्यूसर है साइटोक्रोम 2d6। ठीक है। व्हाट इज नॉट साइड इफेक्ट ऑफ पेनिट्राइल? पेनिट्राइल का साइड इफेक्ट टैकीकार्डिया नहीं है। पेनिट्राइल का साइड इफेक्ट मैंने पढ़ा था पर अभी दिमाग में नहीं है। अच्छा 96. व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ फ्लोक्सिटीन? फ्लोक्सिटीन का है गायनोकोमेस्टिया और गैलेक्टोसीमिया। ठीक है। तो 97. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन यूटीआई गैलेक्टोसीमिया क्या होता है? पोस्ट मैंने गैलेक्टोसीमिया गैलेक्टोसीमिया मिस ये वही है ना जो हमने पहले भी पढ़ा था, आई थिंक डिस्चार्ज ऑफ मिल्क फ्रॉम वो थोड़ा सा वो देख लीजिएगा। ठीक है। 97. यूटीआई कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं? इक्वलाइज होता है इन मेनोपॉजल वुमेन्स में। ठीक है। 98 है यूजिंग बफर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन प्रिपेयरिंग। हम बफर क्यों बनाते हैं? जब आईवी सोल्यूशन में हम बफर नहीं यूज करते, नेजल सोल्यूशन होते हैं ना नॉर्मल सलाइन वगैरह, उसमें हम बफर यूज करते हैं। नॉन पेरेंटल में हम नेजल आ जाती है, पेरेंटल में हम सबक्यूटेनियस, ये फर्स्ट पेरेंटल में हम क्या करते हैं? फर्स्ट सबक्यूटेनियस देन हम आईवी पे जाते हैं। ब्लड हैव कैपेसिटी टू रेजिस्ट इन पीएच। ब्लड की कैपेसिटी वो होती है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो रेजिस्ट करे जो चेंज इन ब्लड पीएच आ रहा है। तो हम हमेशा क्या पहले चूज करेंगे कि सबक्यूटेनियस चूज करेंगे, फिर हम आईवी पे जाएंगे। ठीक है। आइसोटोनिसिटी इज द क्रिटिकल फैक्टर फॉर सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस के लिए हमें देखना पड़ता है कि उसकी आइसोटोनिसिटी क्या है। 99. व्हाट हैपन टू सेल इफ वाटर, अगर वाटर में अगर हम किसी चीज सेल्स को वाटर में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? उसकी साइटोलाइसिस हो जाती है और ऑस्मोलाइटिक लाइसिस होगी, मतलब सेल रप्चर हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ऑस्मोटिक इम्बैलेंस होगा जिसकी वजह से एक्सेसिव वाटर डिफ्यूज हो जाएगा सेल के अंदर। 100. व्हाट इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ पैरासिटिन? पैरासिटिन का कॉमन साइड इफेक्ट है कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन करवाए। बस वन से आगे आगे किसका था? याद मेरा ही है। जी जैन आपके है ना? चले स्टार्ट करें। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? मैं कंटिन्यू की करता आवाज आ हूँ रही है और इंदर 101 से। स्टार्ट करें जी। अच्छा जी, पूछा व्हाट इज द टी हैव वेरी ट्रिकी। अब इसके अंदर जो है ना, आई एम नॉट श्योर कि इन्होंने वर्डिंग किस तरह से लिखी हुई है, बट अगर टी हाफ को देखा जाए तो दैट इज बेसिकली व्हेन द सीपी कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड टू 50%। तो एज इट इज उसके साथ चीज मैच हो रही है, तो बस वो ऑप्शन सी इसके लिए ठीक रहेगा। बाकियों के अंदर जब ड्रग achieves 59% of pharmacological effect, that is something else। और T concentration जब reduce हो जाए 50% में भी, ये भी कुछ हो रहा है। तो T half is associated with plasma concentration, CP। नेक्स्ट है 102। which drug is least likely to cause hyperkalemia? उसके अंदर furosemide है। क्योंकि furosemide is a loop diuretic, जिसके अंदर जो है उसके अंदर जो है लूप डायरेटिक के अंदर, इसके अंदर जो है ये पोटेशियम जो है ना, इसके लेवल्स इस तरह से होते हैं कि ये हाइपरकालीमिया नहीं कॉज करती। बाकी स्पाइरोनोलैक्टोन, एस इनहिबिटर्स, आर्ब्स, ऑल ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन कॉजिंग हाइपरकालीमिया, क्योंकि स्पाइरोनोलैक्टोन जो है वो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक है। एस और आर्ब्स भी उसी तरह से एक्ट करते हैं कि पोटेशियम के लेवल्स इंक्रीज होते हैं और इवेंचुअली हाइपरकालीमिया होता है। और furosemide एक वाहिद डाययूरेटिक है जिसके अंदर हाइपरकालीमिया का कॉज करने की पोटेंशियल नहीं होती। अच्छा जी, नेक्स्ट है which drug is used as a drug of choice in patient with severe heart failure and edema?
This is basically edema, not OI is wrong spelling. So digoxin और furosemide के अंदर furosemide जो है वो चूज किया जाएगा क्योंकि furosemide is a loop diuretic that helps with the blood pressure as well as the edema. Digoxin जो है contractility के लिए हेल्प करता है हार्ट की, और हार्ट फेलियर में बिल्कुल दिया जाता है डाइऑक्सिन, बट इसका जो है बॉडीली फ्लूइड्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, तो इसमें राइट चॉइस ऑफ ड्रग वुड बी furosemide. नेक्स्ट है which drug is active against anaerobic bacteria. So उसके अंदर metronidazole is a antibiotic that is choice of drug for the anaerobic bacteria. Anaerobic bacteria वो होते हैं जो without oxygen survive करते हैं, और नाइट्रोफेरोटोन नहीं यूज होती anaerobic के केस. नेक्स्ट है जी बैक्टीरियोराइड्स फ्लैजेलस ड्रग ऑफ चॉइस. अब इसके अंदर उन्होंने जो है ना काफी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन ये भी एक एनारोबिक बैक्टीरिया है और इसके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो मेट्रोनाइडाजोल ही है. तो जहां तक मैंने रिसर्च किया उसके अंदर मेट्रोनाइडाजोल ही आ रहा था, बाकी सब नहीं. Next, if the patient has allergic reaction after dose of penicillin, which drug should avoid in the future? तो अगर allergic reaction penicillin के related हुआ है तो anything that is related to penicillin and जो structure share करते हैं, इसके अंदर जो है सेफीपाइम जो है वो उस क्लास से बिलोंग करी जिसमें पेनिसिलिन फॉल करती है. तो इसके लिए आपको क्लासिफिकेशन याद करनी पड़ेगी. पेनिसिलिन और पेनिसिलिन अलाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो है वो बीटा लैक्टमेज रिंग होता है, वो सारी इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आ जाएगी. देन पे सेफापिम तो सेफलोस्पोरिन में नहीं आ जाएगी? नहीं सेफा ये पाइम है, PIME है. ये पेंसिलिन में ही जाएगी? ये पेनिसिलिन के अंदर ही आती है एक एग्जांपल. इस मतलब मोस्टली ये दी नहीं जाती है एज एग्जांपल, लेकिन ये मैंने फिर स्पेसिफिकली सर्च किया तो ये उसी में आती है, पेनिसिलिन के अंदर ही आती है. ठीक है. अभी मैं बता भी देता हूँ अगर इफ यू वांट कंफर्मेशन. नहीं बस ठीक है. सेफलोस्पाइन तो 4th जनरेशन है ना? मुझे सेफलोस्पोरिन लग सेफलोस्पोरिन है. रहा है. ये फोन स्पेलोस्पायरन है ना, स्पेलोस्पायरन. और सेफलोस्पोरिन ये है. बताया फोर्थ ये क्या है कि जनरेशन अगर स्पेलोस्पायरन पेंसिलिन है. से एलर्जिक है ना तो वो समहाउ सेफलोस्पोरिन से भी होगा. ये आई थिंक ये बताना वो चाह रहे हैं. वो लास्ट 4 to 10% ऊपर फोर्थ MCQ आया था जनरेशन ना, स्पेलोस्पायरन तो आता है. वाजिया बहुत मैडम chances ने होते अभी हैं. बोला है ना कि 4 to 10% जो पीछे वाले एमसीक्यू में अभी आया था, तो 4 हम्म. to 10 होगा चांस तो अगर वो स्पेलोस्पायरन भी डेफिनेटली कंट्राइंडिकेटेड है इसके जी कंडीशन में. बिल्कुल, ये जिससे सेफलोस्पोरिन एलर्जिक ही होंगे है. ना वो ठीक. सेफलोस्पोरिन भी 4 नहीं to ले 10 सकते. 4 to 10% ओह. चांसेस होते हैं एलर्जिक रिएक्शन आने के. जी चलें ठीक है, करेक्शन होगी. नेक्स्ट चलें. और सेकंड जनरेशन की जो है ना सेफेलोस्पोरिन बोल रहे हैं वो भी नहीं दे सकते. ओके. ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं. ट्रेवलर्स डायरिया 107 है MCQ. ट्रेवलर्स डायरिया के अंदर जो है कौन सी चॉइस ऑफ ड्रग है या कौन सी दवाई दी जाती है, तो वो नॉरफ्लॉक्सासिन है. और एजिथ्रोमाइसिन भी दी जा सकती है, बट जो है नॉरफ्लॉक्सासिन एज अ चॉइस ऑफ ड्रग फॉर द ट्रेवलर डायरिया, जो कि इकलाई की वजह से होता है. ये बस याद करना पड़ेगा. नेक्स्ट है 108. फॉर ड्रग टू बी रिलीज फ्रॉम इट्स डोजेज फॉर्म इट नीड्स टू बी डिफरेंट सॉल्युबिलिटी. अच्छा, इसके अंदर जितनी वो अनआयोनाइज्ड होगी वो उतना अच्छा जो है ना सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर सकती है. लिपिड लिपिड जो लेयर होती है उसको पेनिट्रेट कर सकती है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाएगी. तो हमारी जो प्रेफरेंस होती है अनआयोनाइज्ड ड्रग होनी चाहिए. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अनआयोनाइज्ड है. ये जितनी अनआयोनाइज्ड होगी उतनी बेहतर एब्जॉर्प्शन होगी और उसकी बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी. नेक्स्ट है जी 109. विच वन इज यूज्ड इन एक्यूट अटैक. अच्छा, अब इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन इन्होंने फॉर्मेट्रोल लिखा हुआ है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग गलत है. सॉल्मेट्रोल और फॉर्मेट्रोल दोनों लाबा आते हैं, मतलब लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट हैं ये, और इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग टर्म होता है और काफी देर बाद आता है. ये मेंटेनेंस के लिए होता है किसी फॉर्मोट्रोल को तो विद इन मिनट्स COPD दे का. देता है अपना इफेक्ट. अभी बताया था वजिया ने, फॉर्मेट्रोल विद इन मिनट्स दे देता है अपना इफेक्ट. मैं आपको MCQ नंबर बता देती हूँ अभी. आई थिंक 2 to 3 मिनट्स था. 2 to 3 देखिए 2 to 3 फॉर्मोट्रोल मिनट्स. ऑनसेट ऑफ एक्शन 2 to 3 लेकिन मिनट्स. लॉन्ग MCQ एक्टिंग नंबर है, 87. लेकिन 2 to 3 एक्यूट का लेकिन है एक्यूट लॉन्ग सिम्टम्स एक्टिंग के लिए ना. मैंने जो रिसर्च किया उसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ रहे थे, जो ICS हाँ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, जो एक्यूट सिम्टम्स के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, अच्छा, इन्होंने क्लियर ना भी कि किया हुआ आप ना लापा एक्यूट तो. अटैक्स ऑफ व्हाट ना
मतलब ये बीटा 2 के लिए बोल रहे हैं ये लोग, लंग्स के लिए बोल रहे हैं कि हार्ट के लिए बोल रहे हैं? नहीं, लंग्स के लिए ही होगा तो ना दो ये, फिर कंडीशंस जाहिर होती सी। है ना, क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं या एक्यूट हाँ कंडीशंस होती हैं। एक्यूट कंडीशंस ये होती है कि ये वो बंदा है जिसको अभी अभी मतलब किसी वजह से जो है एक्यूट सिम्टम्स आना शुरू हुए, तो उसको फौरन एक मतलब सांस बहाल करनी है, तो उसको लाबा नहीं दिया जाएगा, उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेल करवाया जाएगा ताकि वो ये उसकी सांस बहाल हो एस्थमेटिक है ना, एस्थमेटिक अटैक हुआ है जाए। तो उसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। ये फॉर्मेट से सही कह तो रहे हैं, ये लॉन्ग लाबा और एक्टिंग होगा, इसको फॉर्मेट्रोल जो देख है लें ये वैसे। लाबा आते हैं, ये लॉन्ग एक्टिंग हाँ, बीटा एगोनिस्ट लॉन्ग होते हैं। एक्टिंग आप आएगा। बाकी आप लोग कंफर्म कर लें तो मतलब ठीक है, मैंने रेस करना था ये पॉइंट, आप लोग इस अगर इस पे एमसीक्यू थोड़ा को देख मार्क लें कर तो लेना ज्यादा। सब, और 109 पूछ लीजिएगा ग्रुप में। आप लोग में से कोई डाल दीजिएगा अगर मैं भूल गई तो, ताकि ये ठीक है, ये इस पर रहना दो। डिस्कस कर लेंगे। खैर तो आईसीएसई मुझे नजर आया था कि वो ज्यादा एक बेहतर ऑप्शन है इसकी। नेक्स्ट है जी 110, व्हाट इज करेक्ट अबाउट पैथिडीन। अच्छा, ये जो है ना, पैथिडीन इज बेसिकली ओपियोइड जस्ट लाइक मोर्फिन, ये सिंथेटिक होता है मोस्ट प्रोबेबली। इसका जो एक स्पेशल कंडीशन है ना, ये वाहिद ओपियाइड है जो रिलैक्सेशन की बजाय कॉन्ट्रैक्शन करवाता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अभी हम ऊपर जो पढ़े थे जब वो हुई, आप कोई एमसीक्यू करवा रहे थे उसके अंदर आपने कहा था जो नहीं होता वो मॉर्फिन के रिलेटेड, तो ये बेसिकली ऑपोजिट इसका इफेक्ट होता है उससे। ये वाहिद ओपियाइड है जो स्फिंक्टर ऑफ ओडी को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, बाकी सब रिलैक्स करवाता है। नेक्स्ट है जी वहाँ पे वो मॉर्फिन की ट्रिपल वन विच। रिलेक्सेशन लिखी हुई थी, तो हमने बोला था इनकरेक्ट है, तो वो भी कंस्ट्रक्शन ही करवाई थी मॉर्फिन तो हमने वो बाद भी में। भी वहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन वो करवाई था थी, नॉट, इसमें नॉट कवर्ड था, नॉट। लेकिन हाँ, रिलैक्सेशन लिखा रिलैक्सेशन हुआ था मौजूद था उसमें। ना वहाँ पे। रिलैक्सेशन था ना वहां पे भी। जी उसमें जी, तो वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन ही करवा रही है वहाँ पे। हाँ, कंस्ट्रक्शन करवाएगी ना। एक मिनट वहाँ रुकिए, मॉर्फिन था, मॉर्फिन की रिलैक्सेशन और वो करवाती है। रिलैक्सेशन के लिए वहां नॉट लिखा वहां हुआ था, मॉर्फिन था, वहां पे रॉन्ग विच था, सही है। कॉन्ट्रैक्ट्स द स्फिंक्टर ऑफ वहाँ ओडाई है। वर्ड मॉर्फिन था ना, यहाँ पे हाँ दवाई ठीक है। चेंज होगी। ओके। ये जो है ये कॉन्ट्रैक्शन करवाती है स्फिंक्टर मसल्स ऑफ ओडाई की। और अगर किसी को नहीं पता तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज बेसिकली पैनक्रियास के अंदर जो आपकी वो पैनक्रियाटिक रिलीज होती है उसके इस मसल्स को, स्फिंक्टर्स को कहते हैं। नेक्स्ट है विच ड्रग इज ट्रिपल वन विच ड्रग इज लीस्ट लाइकली यूज्ड इन न्यूरोपैथिक पेन। तो मेलॉक्सिकैम है क्योंकि वो एक एनसेड है। बाकी एमिट्रिप्टालिन और गैबापेंटिन और प्रीगैबलिन आर द वन दैट आर गिवन इन न्यूरोपैथिक पेन्स। Next है जी 112, what do you advise your patient when give rifampicin? Take on empty stomach. इसकी जो absorption है वो बेहतर हो जाती है empty stomach, इसलिए तो इसको खाली में देना चाहिए। नेक्स्ट है 113, what is leukocytosis? Leukocytosis is basically कि आपके जो white blood cells है ना उनकी जो levels हैं। अच्छा, मुझे याद था कि ल्यूकोसाइटोसिस लेवल्स गिर जाने की वजह से होते हैं, मगर ये तो बढ़ जाने का बोल रहे हैं, तो इसको चेक कर लें एक दफ़ा, नेट पे चेक कर लें ल्यूकोसाइटोसिस। Leukocytosis मैंने भी देखा था, ये क्योंकि इंक्रीज ल्यूकोसाइटोसिस है हो ना, नहीं इसको कहते हैं। इंक्रीज कैसे कर सकते हैं ये तो डिक्रीज करेंगे, इन्फ्लेमेशन होती है तो ल्यूकोसाइट्स काउंट कम हो जाते हैं। नहीं, ल्यूकोसाइटोसिस का बेसिकली आप वो समझ रही होंगी कि लिसेस हो रहा है, मतलब टूटनापन, लाइसिस नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये वो वाला नहीं है। ये इसके अंदर बेसिकली जब कोई इन्फेक्शन आता है तो डब्ल्यूबीसी के लेवल्स इंक्रीज होना WBC शुरू हो बढ़ जाते हैं उस जाता है। ये बढ़ कंडीशन को। जाते हैं, सही। हाँ, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वाइट सेल्स। सही है, सही है। जब कोई जरासीम आपके बॉडी में एंटर होता है तो व्हाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, उसको ल्यूकोसाइटोसिस की कंडीशन कहा जाता है। तो नेक्स्ट है 114, व्हाट इज मॉनिटर्ड बाय क्लोजिपिन। तो न्यूट्रोफिल काउंट, क्योंकि क्लोजिपिन जो है इज नोन टू बी कॉजिंग दी डब्ल्यूबीसीज की ये डिस्ट्रक्शन करवाती हैं और इसके ना सीवियर लेवल डिक्रीज करवा देती हैं, तो न्यूट्रोफिल काउंट जो है हमें देखना पड़ता है, जिसको डब्ल्यूबीसीज भी कहते हैं। व्हाट इज नॉट कंट्राइंडिकेशन इन प्रोफेरिया। तो कीटामीन जो है आप यूज कर सकते हो। बस ये आपको एज इट इज उस तरह से ना याद करना पड़ेगा। आप बाकी के ऑप्शन भी हो सकते हैं, मुझे अब पानी में कमेंट कर सकता। नेक्स्ट है 116, इफ एमओ इज पेनिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलो। एमओ इज बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वो जो है पेनिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस है, तो कौन सी ड्रग दी जाएगी?
तो इसके अंदर भी जो है ना मुझे जो है वो लग रहा था कि डिक्लोस जेलिसिन जो है एक बेहतर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू अमोक्सिसिलिन और क्लोमिवैक जो कि ऑगमेंटिन का फॉर्मूला बनता है, क्योंकि अमोक्सिसिलिन तो नहीं देंगे, अमोक्सिसिलिन से तो वो रेजिस्टेंट है। तो क्लोवोलिक एसिड उसके ऊपर किसी हद तक एक्ट करेगा, लेकिन ये जो है बी जो है वो एक वाहिद ड्रग है जो वो इसके अगेंस्ट यूज होती है, ऐसे स्टाफिलोकोकस के अगेंस्ट जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंस रखते हैं। तो इसके अंदर डाइक्लोसेरासिन जो है वो एक मतलब मेरे अकॉर्डिंगली ये चॉइस ऑफ ड्रग है। अभी किसी ने इस पर कुछ कमेंट करना है तो देख लें, नहीं तो वो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी है इसका, ये नहीं है, क्योंकि अमोक्सिसिलिन तो पेनिसिलिन ही है ना, पेनिसिलिन डेरिवेटिव है। इसको देखना पड़ेगा क्योंकि ना ये डेक्लोक्सलासिलिन मैंने भी कहीं पे देखा था ये इसकी रेजिस्टेंट में। डिक्लोसेरासिन ये वो हम्म एंटीबायोटिक है जो कि इनमें दिया जाता है जिनके और अंदर ये मेरे ख्याल से पेनिसिलिन मैंने कल रेजिस्टेंस परसों आ ही जाती मैं देखा है, वो मुझे थोड़ा सा क्लिक कर रहा है। तो चलें इसको मार्क कर लें, मिस इसको मार्क कर लें, इसको दोबारा से देख लेंगे। है। नेक्स्ट है जी 117। Patient gets verapamil prescription and it's already taking beta blockers. What do you call doctor for? अब definitely इनका additive effect हो सकता है, तो आप डॉक्टर को कॉल करके कह सकते हैं कि इसका ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, severe drop in the BP हो सकता है, तो you should consider this aspect of it. Next है 118. In asthma, what not active? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन जो है वो सेरोटोनिन को भी बोला जाता है, और सेरोटोनिन का जो है ना ऐसा डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता इसके अंदर, या वो एक्टिव नहीं होता इसके अंदर। नेक्स्ट है जी 119। द हाइड्रोफोबिक पार्ट्स ऑफ प्रोटीन वेयर दे वेयर आर दे लोकेटेड? तो ऑब्वियसली वर्ड से ही हो रहा है कि हाइड्रोफोबिक है, तो स्किन के ऊपर तो नहीं हो सकते, क्योंकि स्किन का ऑब्वियसली इंटरेक्शन, मतलब ये बड़े डीप इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ये थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस होना तो बंदा ये कर लेगा इस तरह का एमसीक्यू। तो ये डीप बेरिड इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होते हैं। Which one is most likely drug of choice for UTI infection and gram positive? तो नाइट्रोफेरेटोइन जो है वो चॉइस ऑफ ड्रग आ जाती है यूटीआई के अंदर। मेट्रोनाइडाजोल हम पहले पढ़ चुके हैं, ये एनारोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज होती है। 121. A patient has got new drug for breast cancer and drug leads to cause alopecia and something else. Which drug is it? तो टेमोक्सिफेन जो है ये एक एंटी कैंसर ड्रग है जो कि एस्ट्रोजन की रिलीज के अकॉर्डिंगली कुछ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। डिटेल मुझे अब याद नहीं है, बट मैंने पढ़ा है कि एस्ट्रोजन को किसी तरह से अफेक्ट करता है, और ये है कि इसका एलोपेशिया के ऊपर जो है मतलब कि गंजापन ये सबसे कम करवाती है, ये वाहिद मतलब कि एंटी कैंसर ड्रग है, एलोपेशिया ये कम करवाती एस्ट्रोजन है। एंटागोनिस्ट है। एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट है, या रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर लेती या एस्ट्रोजन एंटागनिस्ट है, बिल्कुल उस तरह से एक्ट करती है। तो ये जो है एलोपेशिया नहीं करवाती, या करवाती है तो बहुत कम करवाती है एज कम्पेयर टू अदर एंटी कैंसर ड्रग्स, क्योंकि कैंसर जिन जिन को होता है उनके अंदर गंजापन मतलब सबके बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है 122। विच ड्रग नॉट यूज्ड इन एंजाइना? एंजाइना के अंदर कौन सी? क्विनालाप्रिल नहीं दी जाती एंजाइना के अंदर, मोस्टली जो है नाइट्रोग्लिसरीज वगैरह दी जाती हैं या बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। क्विनालाप्रिल इज मेरे ख्याल से ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और ये नहीं दी जाती। है। एसी इनहिबिटर है। एस इनहिबिटर है, एस सॉरी इनहिबिटर या दिए सॉरी जाते सॉरी समहाउ, बट ये क्विनाप्रिल नहीं दी जाती शायद, और लिजिनोप्रिल भी नहीं दी जाती, कंट्राइंडिकेटेड है। हाँ जी, डायरेक्टली जो है हम्म नाइट्रोग्लिसरीन फर्स्ट चॉइस होती है, जी, फिर बीटा जीटीएन ब्लॉकर्स देते होते हैं। हैं, एंड देन ठीक है। तो नेक्स्ट है जी 123। विच वन इज लीस्ट लाइकली टू कॉज स्टेटिन टॉक्सिसिटी? तो इसके अंदर जो सेमोस्टेटिन और फेलोडिपीन है ना, इनका जो इंटरेक्शन है वो सबसे कम जो है स्टेटिन टॉक्सिसिटी करवाता है, बाकी सब आपस में जो है वो कर रहे हैं, इंटरेक्शंस कर रहे हैं। ग्रेप जूस के अंदर भी सेमोस्टेटिन के लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, और टॉक्सिसिटी मतलब कि ग्रेप जूस जो है वो उसकी मेटाबॉलिज्म को रोक देता है, और सेमोस्टेटिन और कॉल्चिकीन का भी यही है, और डल्टेआज़म और सेमोस्टेटिन इन सब के अंदर जो है ना सेमोस्टेटिन के लेवल इंक्रीज हो रहे हैं और वो टॉक्सिसिटी की तरफ जाएंगे, एक्सेप्ट फेलोडिपीन। नेक्स्ट है 124। रेब्डोमायोलोसिस जो है आइसोट्रेटिनोइन अगर सिमोस्टेटिन के साथ दिया जाए तो रेब्डोमायोलोसिस होता है, और दूसरा जो कॉम्बिनेशन है जिटामाइसिन सिमोस्टेटिन उसके अंदर ये नहीं होता। नेक्स्ट है जी 125। व्हाट इज
true about T3 and T4. T3 and T4 are basically released from thyroid gland, और T3 पोटेंट होता है क्योंकि वो एक्टिव फॉर्म होती है। T4 जो है इनएक्टिव फॉर्म होती है, और T4 को T3 में कन्वर्ट करती है हमारी बॉडी, ताकि हम T3 को एज एक्टिव कंपोनेंट यूज कर सके। तो T3 या इज अ मोर पोटेंट वन, लेकिन हम अपनी बॉडी के अंदर T4 दिया जाता है ताकि क्योंकि उनकी लॉन्गर हाफ लाइफ। नेक्स्ट है 126, 16-year-old बॉय, उसको पैरासिटामोल पॉइजनिंग हो गई है, तो क्या दिया जाएगा? एक्टिवेटेड चारकोल या एसिटाइलसिस्टीन? तो एसिटाइलसिस्टीन इज एंटीडोट फॉर पैरासिटामोल, तो वो दी जाएगी। एक्टिवेटेड चारकोल इज नॉट गिवन इन दिस थिंग। नेक्स्ट है 127, MOA ऑफ फॉर्मेट्रोल, तो ये बीटा एगोनिस्ट है, याद करना पड़ेगा आपको। ब्लड फ्लो वेलोसिटी जो है आर्टरीज के अंदर सबसे ज्यादा होती है और आर्ट्रियोल्स के अंदर लोवेस्ट होती है, क्योंकि आर्ट्रियोल्स ने आगे कैपिलरीज में जो है कन्वर्ट होना होता है, तो वहां पर रेजिस्टेंस जो है वो की जाती है ताकि ब्लड स्लो डाउन हो, और कैपिलरीज के अंदर जाके जो है वो स्लो जाता है, क्योंकि कैपिलरीज बहुत साइज में छोटी होती हैं। अगर वो फास्ट ब्लड वहां पे आएगा तो कैपिलरीज बर्स्ट भी हो सकती हैं। तो आर्टरीज में फास्टेस्ट होता है, आर्ट्रियोल्स में लोवेस्ट होती है ब्लड की स्पीड। Next है 129, TGN given sublingual, what is the advantage? एडवांटेज यही है कि फर्स्ट पास इफेक्ट जो है खत्म हो जाएगा और डायरेक्टली जो है ब्लड के अंदर अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है MOA ऑफ नाइट्रेट्स, ये किसका TGN है? नाइट्रोग्लिसरीन लिखना चाह रहे हैं, जी जी, तो ये वो ग्लिसरॉल GTN नहीं नाइट्रेट होता? है। हाँ, वो थोड़ा आगे पीछे कर दिया इन्होंने बात, वही आप सेंटेंस पढ़ेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। सबलिंगुअली एक ही टैबलेट दी जाती है जो सबसे ओके, ज्यादा इफेक्टिव, जिसकी बात हुई है ना यहाँ पे। ठीक है। वही मतलब severe उसके लिए। नेक्स्ट है जी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नाइट्रेट्स का, तो ये बेसिकली जो प्रीलोड इनका वैसोडायलेशन करवाती है ये, और जो प्रीलोड होता है वेन्स के अंदर उसको डिक्रीज करवाते हैं। इन ऑप्शन में ये करेक्ट है। नेक्स्ट है 131, व्हाट इज द बेस इन क्रोमेटोग्राफी? इसमें ना दो चीजें होती है, सिलिका या एल्यूमिनिया यूज होता है इन दोनों में से, तो सिलिका अगर होगा तो आप लोग बस वो चूज करें। और क्रोमेटोग्राफी अगर आप लोगों को याद है तो दो फेजेस होते थे, एक स्टेशनरी और एक मोबाइल फेज होता था। तो जो स्टेशनरी फेज है वो सिलिका का होता है या एल्यूमिना का होता है? नॉट एल्यूमिनियम, एल्यूमिना पढ़ते हैं उसको, एल्यूमिनियम लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है 132, पेशेंट गेट्स स्फेलोस्पोरिन ट्रीटमेंट और एंड विद इन 30 मिनट्स उसको जो है ना रिएक्शन आ गया, इन सेंस कि उसको हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन आ गया। तो विद इन 30 मिनट्स जो भी रिएक्शन होता है वो IgE की वजह से होता है। इसको टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, और या एनाफिलैक्सिक शॉक भी कहते हैं। तो नेक्स्ट आप देखते हैं, पेशेंट के पेनिसिलिन और उसको 10 दिन के बाद जो है हुआ है, तो इसके अंदर जो है ना T लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और ये जो है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसको बोला। ये डिटेल्स में लिखा भी होगा, नीचे नहीं लिखा हुआ इसमें, बल्कि ये टाइप 4 होता है। तो ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी जो है 10 दिनों के बाद T सेल्स की वजह से हुआ है। अगर फौरन हो जाए तो दैट इज बेसिकली टाइप 1, और अगर बाद में हो तो टाइप 4, जिसके अंदर टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनको टी लिम्फोसाइट्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट है जी 136, सॉरी 134, which drug is ये least और भी likely कोई to be टाइप, used in sorry? जो आपने अभी बताया टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी और ये दूसरा टी लिम्फोसाइट वाला, इसके अलहदा भी कोई और भी होती है या यही दोनों है? टोटल 4 किस्म की होती है ना, टाइप 1, टाइप 2, 3 और 4। तो ये जो दो MCQs रिलेट उस तरह से हो रहे हैं टाइम की बेसिस के ऊपर। अगर विद इन 30 मिनट्स आपको जो है वो नजर आ गया कि एक बंदा अलर्जिक हो गया इस चीज से, तो वो IgE की वजह से होंगे, और उसको टाइप 1 बोला जाता है। और लेकिन एक बंदे को 10 दिन लग गए हैं, पेनिसिलिन खाई, उसके बाद कहीं रिएक्शन 10 दिनों बाद नजर आया, तो वो टाइप 4 में आता है, और वो T सेल्स की वजह से होता है, एक्टिवेटेड T सेल्स। मैं ये कह रहा था कि अगर आपको 2 और 3 का भी टाइम पीरियड पता है तो प्लीज बता देंगे। नहीं ब्रदर, वो नहीं मैंने देखा, मैंने बस ये दो आए थे तो मैंने वही देखा जल्दी जल्दी। तो बाकी ये है कि कल मैं बता दूंगा आपको, या आप खुद देख इसका सकते यही है ना कि अगर फॉर इनिशियल रिस्पॉन्स वो B सेल्स देंगे, कोई एलर्जन या कोई पोलन कोई एंटर हुआ या कुछ भी एंटी तो माइक्रोबियल या मतलब कि माइक्रोब्स, जिसका लेटेस्ट जो इमीडिएटली हाँ एलर्जी वो है B तो वो है, और जो BT लेट है वो है, दूसरा है, जो बस ये हमने। सबसे डिले होगा तो वो
दोनों को याद रखना जरूरी है। टाइप हाँ बस 4 है ये टी जी सेल्स जी इन दोनों को आईजीई याद याद रखना है। रखो, आईजीई याद रखो और टी सेल्स याद रखो। आईजीई के अंदर फॉरेन इफेक्ट आ जाते हैं और टी सेल्स 10 दिनों तक। नेक्स्ट है 134 विच ड्रग इज लीस्ट लाइकली टू बी यूज्ड इन सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिसीज। तो उसके अंदर जो है ना डबिकाथ्रान जो है वो नहीं यूज होती। और बाकी जो है एरिथ्रोपोइटिन भी दी जाती है, एस इनहिबिटर्स भी दिए जाते हैं सीकेडी में और आर्स भी दिए जाते हैं, लेकिन जो डबिकाथ्रान जो है ना वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है सीकेडी के अंदर। और इसके पीछे एक रीजन थी जो कि मेरे जहन से निकल रही है, वो मैंने लिखी थी, अब मुझे निकालनी पड़ी। खैर अभी कंटिन्यू करते हैं, मैं फिर आपको नजर आती है तो मैं आपको रीजन बता दूंगा कि डबिकाथ्रान क्यों नहीं दी जाती सीकेडी में। 135 पेशेंट हैज ट्रैकोमोनासिस, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? अच्छा, इसके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वही मेट्रोनिडाजोल और ट्रिनिडाजोल भी दी जाती है, लेकिन वो बाद में था, मैंने जहां से देखा है ये। तो मेट्रोनिडाजोल इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग इन ट्रिकोमोनासिस, क्योंकि ये एनारोबिक बैक्टीरिया है। एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर मेट्रोनिडाजोल एक फर्स्ट होती है और ट्रिनिडाजोल भी दी जाती है। नेक्स्ट है 136 पेशेंट ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ अल्कोहल गेट नोजिया। तो कौन सी ड्रग है वो इस तरह की काम पे? तो वो डायसोल्फिराम, हमने ये पहले भी पढ़ा है कि एनीबॉडी हुज अल्कोहलिक उसको दी जाती है ड्रग, और फिर वो जब अल्कोहल पे पीता है तो उससे वो जो है नोजिया वोमिटिंग और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो वो डायसोल्फिराम जो है वो ड्रग है जो ये काज करवा। नेक्स्ट है 137 डिफरेंस बिटवीन आइसोफेन इंसुलिन एंड ग्लारेजीन। अच्छा, ग्लारेजीन इंसुलिन और आइसोफेन इंसुलिन के अंदर जो एक्शन के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, सॉरी, अच्छा, आइसोफेन इंसुलिन और ग्लारेजीन इंसुलिन के जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ना वो लिखा हुआ है 36 आवर्स ग्लारेजीन और आइसोफेन का 24 आवर्स। और मैं जहाँ एक पे मिनट, ये मीटिंग देख रहा एंड था होने वहां वाली पे है, दोबारा नेक्स्ट मीटिंग करनी है या नहीं? जल्दी से बता दे मुझे, ताकि वकास पे स्टार्ट कर देता है मीटिंग, या ब्रेक लेके करनी है। मुझे तो कोई इशू नहीं है, मैं करवा देता हूँ 150 तक, बाकियों से पूछ के। मिस पूछ लें अगर किसी ने प्रेजेंट करने